नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े जमींदार के बेटे से हुई है। उसका नाम समीर है। मेरे ससुर जी के एक बेटे विदेश में जॉब करते थे, जिस वजह से मेरे ससुर जी बहुत परेशान रहा करते थे। मेरे पति बहुत कम यहाँ आया करते थे। वह शादी करने के लिए आए और कुछ दिन के बाद जाने का प्लान करने लगे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मेरा मन उनके बिना नहीं लगता, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, उन्हें कुछ दिन बाद शहर जाना था, इसलिए जो भी दिन थे हमने उन दिनों को बहुत प्यार से एंजॉय किया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद जैसे तो मेरे थॉट बाट बढ़ गए थे। मैं पूरे घर में रानी के जैसे रहती थी। मेरे माता पिता गांव के बहुत ही गरीब घर के हैं, जिस वजह से समीर का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। वह लोग तो बल्कि बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होकर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नौकरानी ने सारा नाश्ता बना दिया था। बस मैंने उसे टेबल पर लगाया और ससुर जी और समीर को बुलाया। दोनों ने नाश्ता किया। तब समीर कहने लगे, पिताजी मुझे काम के लिए फिर से वापस शहर जाना होगा। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा कुछ और दिन रह जाता तो मुझे अच्छा लगता। इस बात पर समीर कहने लगे, पिताजी आपके कहने पर ही मैंने शादी कर ली और इतने दिनों का छुट्टी लेकर आ गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इतनी अधिक पढ़ाई मैंने किस लिए किया है, आपको तो पता है, मेरे बिना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने जो करियर बनाया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और फिर समीर कुछ दिन बाद वापस शहर लौट गए। वह वहीं रहते थे, फिर भी हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि वह थोड़ा अलग थे और मैं गांव में पली बढ़ी थी, इसलिए हम दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग था और बहुत कम ही बनता था। फिर भी जितना दिन थे हमने बहुत प्यार से गुजारा। समीर के जाने के बाद अब इतने बड़े घर में मैं और मेरे ससुर जी ही बचे। मैंने यह बात नोटिस नहीं किया कि ससुर जी बहुत अकेले अकेले रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। एक दिन वह किसी से फोन में बातें कर रहे थे। मैंने इतना कहते हुए सुना कि मैं इस खालीपन से परेशान हो गया हूँ, अब रहा नहीं जाता। आखिर मैं इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ और मेरी इतनी ज्यादा संपत्ति है, इसका क्या करूँगा जब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जो मेरा दर्द बन सके, जो मुझे सहारा और सुकून दे सके। उधर से कोई था, ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह शायद कह रहा था कि हाँ यार, तुझे शादी कर लेना चाहिए, आखिर में तुझे भी हक है अपना जीवन जीने का। अभी तुम्हारी क्या है, अभी तुम 55 के तो हुए हो। इस बात पर मेरे ससुर जी कह रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अपने जीवन में और अकेले नहीं रह सकता। इतने दिन तो मैं अपने बेटे को देखकर सह लिया, लेकिन अब रहा नहीं जाता, अब मैं शादी करके रहूंगा। जब मैंने यह बात सुनी, मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी शादी करना चाहते हैं, वह भी इस उम्र में, और इस घर में कोई और आ जाएगी जो पूरे घर में राज करेगी, फिर मेरा क्या होगा। मैं तो इस घर में रानी की तरह रहती हूँ, किसी और के आ जाने से मेरा हाल क्या होगा। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और इस घर में आए और वह यहाँ आकर मुझ पर राज करें, और उसके आने के बाद तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा उनकी शादी एक नौकरानी से करवा देती हूँ, ताकि वह मुझे ज्यादा भाव ना दे सके, लेकिन क्या भरोसा कि वह अपने वादे पर रहे। अगर वह मुकर गई तो नहीं, मैं इतनी बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अब मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे इस घर में कोई और ना आए और मैं इस घर में राज कर सकूं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन कुछ हल ना निकल पाई। रात को जब मैं ससुर जी को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई, तो वह अकेले थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और कंबल के नीचे से मोबाइल की रोशनी आ रही थी। वह न जाने क्या कर रहे थे। मैंने अंदर जाना उचित नहीं समझा और थोड़ा और बाहर आकर मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ससुर जी दूध लेकर आई हूँ। वह कहने लगे, ठीक है, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उनका बिस्तर पूरा अस्त व्यस्त था। वह इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। मैं समझ गई थी वह शादी करके ही मानेंगे। मैंने उन्हें दूध दिया, फिर बाहर आई। थोड़ी देर बाहर आने के बाद समीर का फोन मेरे ससुर जी के मोबाइल में आया। ससुर जी कहने लगे, बेटा तुझे मैंने सुबह एक बात कही थी। तो समीर बोला, हाँ पिताजी कहिए ना। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा मैं शादी करना चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो इस उम्र में भी शादी करके खुश है। मैं भी चाहता हूं कि अब आगे की जिंदगी मैं भी किसी के साथ बिताऊं। तब समीर कहने लगे, पिताजी आपने यह बात कहने के लिए मुझे फोन किया था, आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूं। तब ससुर जी कहने लगे, तो तुमसे बात कब करूं, दिन में करूं तब भी बिजी, रात में करूं तो भी बिजी। अब समीर कहने लगे, जो करना है करिए, पर मुझे परेशान मत करिए, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूं। इतना कहकर समीर ने फोन काट दिया। अब ससुर जी न जाने क्या सोच रहे थे। मैं कमरे में आई और सोचने लगी, इस तरह तो सच में कोई ना कोई इस घर में आ ही जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। समीर तो मुझे ध्यान भी नहीं देते ठीक से, सारा दिन अपने काम में पड़े रहते हैं। एक ससुर जी हैं, वह भी अगर शादी कर लेंगे, फिर तो मैं और भी कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह उनकी शादी रोकनी होगी, और अगर इस घर में राज करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तब मैंने एक तरकीब सोची, जिसके लिए मैं किचन में आई और अपने लिए पानी बोतल में निकालने लगी, और जानबूझकर वहीं गिर गई। मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी दौड़ते दौड़ते किचन में आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू। तब मैं बोली, ससुर जी पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं पानी लेने आई थी। ससुर जी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देकर मुझे धीरे धीरे चलने के लिए कहा, और मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए। मैं बेड पर लेट भी नहीं पा रही थी। ऐसे मैंने उन्हें दिखाया, तब उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके लिटा दिया। फिर कहने लगे, बहू मैं डॉक्टर को फोन करके बुला देता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी इतनी रात को डॉक्टर को क्यों परेशान करना, मालिश वाला मलहम वहाँ ड्रॉ में रखा है, आप दे दीजिए मैं लगा लूंगी। अब ससुर जी ने वह मलहम मुझे दिया और मैं लगाने की कोशिश की। तब ससुर जी ने देखा कि वह मलहम तो मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि दर्द तो कमर में हो रहा था। उन्होंने यह देखा और कहने लगे, बहू दो मैं लगा देता हूँ। फिर उन्होंने वह मलहम लेकर मेरे कमर में लगाया। मैंने धीरे से थोड़ा और साड़ी का पल्लू हटा दिया, जिसके बाद वह उनके हाथ मलहम लगाते लगाते कांपने लगे। मैं समझ गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। अब मलहम लगाते लगाते उनके हाथ न जाने कहाँ कहाँ फिसलने लगे। अचानक से उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वह उठकर जा ही रहे थे कि मैं उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, ससुर जी मैं जानती हूँ आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं, और जिस तरह आप दिन काट रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। समीर को गए 1 महीने हो गए हैं, वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना, वह वही खड़े थे। इतने में मैंने अपने वो दिखाए। अब वह चाह कर भी बाहर जा नहीं पाए। उन्होंने जैसे ही वह देखा वह बिल्कुल टूट पड़े। वह कहने लगे, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दिखा दिया है, जिसके लिए मैं सालों से परेशान रहा हूँ। बहू अब मुझे बिल्कुल रोकना मत। इतना कहकर वह बिल्कुल हड़बड़ा से गए और एकदम जल्दी से सब कुछ करने लगे। वह बिल्कुल भी कुछ बोलने या सुनने के मूड में नहीं थे और मैच खेलना प्रारंभ कर दिया। वह काफी लंबे हट्टे कट्टे थे और इस उम्र में भी काफी अच्छे थे। मैच खेलने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि सच में वह समीर से भी ज्यादा अच्छे हैं। हमने करीब 1 घंटे तक यह मैच खेला, जिसके बाद हम दोनों आराम करने लगे, क्योंकि मैच खेलकर हम दोनों थक गए थे। और अब हम दोनों बातें करने लगे। ससुर जी कहने लगे, बहू तुम्हें पता है मैं कई सालों से अकेलेपन से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरे बेटे की उम्र हो गई थी शादी की, इसलिए मैंने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब जब उसका हो गया था तो सोच रहा था कि खुद शादी कर लूं। लेकिन जो पल बहू तुमने दिए हैं, जिसके बाद मैं शादी नहीं करना चाहता, अब मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। कम से कम अब जाकर सब कुछ सही हो गया था। अब मुझे किसी से डर नहीं था। वह कहने लगे, तुम्हें पता है हमारी तिजोरी में पुश्तैनी कितनी सारी चीज है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वह मुझे अपने साथ लेकर गए और हमारे पूर्वजों के रखे सारे धरोहर को दिखाया। एक पुराना अलमारी था, जिसमें पूरा का पूरा अलमारी पैसों से भरा हुआ था। इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। ससुर जी कहने लगे, मेरे दादा इस गांव के राजा थे, उन्होंने कभी भी यह बात नहीं बताई और ना ही हमें जताने दिया। पता है हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा रईस थे, उन्होंने हमेशा से यह बात बाहर आने नहीं दिए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे ज्यादा दुश्मन पैदा हो। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, शुक्र है जो मैंने सही समय पर सही काम कर दिया, नहीं तो यह सब तो हाथ से निकल जाने थे।
अब हर रोज हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। इस खेल के कारण हमारे जीवन में खुशियां लौट आई थी। ससुर जी भी अब बहुत खुश रहते थे और मैं भी उसका साथ पाकर खुश थी। इसके अलावा अब उनकी सारी चीजों पर मेरा हक था। अब समीर अपनी दुनिया में व्यस्त था और हम अपनी दुनिया में। ससुर जी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। उन्हें मैंने ऐसी खुशी दी थी कि वह हमेशा खुश रहते थे। ससुर जी तो कभी कभी मैच के दौरान इतना लंबा छक्का मार देते थे कि मेरी चीख ही निकल देती थी। मैं ससुर जी को कहती थी, छक्का धीरे धीरे मारो, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और न ही कोई पूछने वाला, क्योंकि इस घर के मालिक तो हम ही थे। जब चाहे तब सवेरा होता, जब चाहे तब शाम। वह कहने लगे, बहू इतनी खुशी, इतना अच्छा जीवन तो मैं अपनी जिंदगी में जिया ही नहीं था। तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और अब इस घर में मैं रानी की तरह रहती हूँ। मुझे किसी चीज की कोई चिंता या कमी नहीं है। श्यामा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना प्यार आएगा। वह एक सामान्य सी लड़की थी जो अपनी किताबों में खोई रहती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी। एक दिन जब वह अपनी किताबों को बांधकर लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, उसने अपने साथी दोस्त से मिला। अर्जुन नामक युवक भी वहीं था, जो कि खुद भी किताबों के दीवाना था। उनकी मुलाकात एक छोटे से वारंट में हुई थी, जहां श्यामा अपनी पसंदीदा किताबों को देख रही थी और अर्जुन भी अपनी पसंदीदा किताबों को खोज रहा था। उनकी नजरें मिलीं और उनके बीच एक अजीब सी कुंजी बंध गई। श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, मोहब्बत की कहानियों की खोज में हूँ, शायद यहाँ मेरी मोहब्बत मिल जाए। श्यामा ने हैरानी से उसे देखा और फिर दोनों हंस पड़े। उनकी बातचीत शुरू हो गई और वह दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए। वे एक दूसरे को अपनी पसंदीदा किताबें सुझाते रहते थे और बहुत दिनों बाद एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेने लगे। जब तक वे दोस्ती में रहे, अर्जुन ने कभी श्यामा से छुपाया नहीं कि उसमें एक खास तरह की भावनाएं हैं। श्यामा ने भी अपने दिल की बातें उससे छुपाईं, क्योंकि वह डर रही थी कि शायद उसकी भावनाएं उसे गुस्सा दिखा सकती हैं या फिर उसकी दोस्ती को खतरे में डाल सकती हैं। एक दिन जब वे एक साथ एक पुराने हवेली की ओर बढ़ रहे थे, वहां एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, क्या तुम यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पहले एक प्यार की कहानी हुई थी? श्यामा और अर्जुन ने आपस में देखा और चौंके हुए बुजुर्ग से बोले, नहीं, हमें नहीं पता। कौन सी कहानी है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, यह एक पुरानी कहानी है जो कुछ शताब्दियों पहले की है। यहाँ एक युवक और एक युवती मिली थीं और उनकी मोहब्बत ने इस हवेली को उनकी अद्वितीय कहानी बना दी थी। श्यामा और अर्जुन ने चाहते हुए बुजुर्ग से कहा, हमें यह कहानी सुननी है। बुजुर्ग ने बैठकर शुरू कर दी। कई सालों पहले यहाँ एक युवक नामक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह बड़ा ही आत्मविश्वासी और कला में पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ था। एक दिन वह एक मेले में गया और वहां एक राजकुमारी से मिली जिसका नाम आदिति था। आदिति भी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब विक्रम और आदिति ने एक दूसरे को देखा तो उनमें पहली मुलाकात से ही कुछ खास हुआ। विक्रम ने आदिति को अपनी कला में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया और आदिति ने उसकी बातों में खो जाने का निर्णय किया। दोनों का समय बिताना शुरू हो गया और वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। विक्रम ने आदिति से कहा, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आदिति ने भी उससे वैसा ही कुछ महसूस किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का निर्णय किया। वे दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उनकी शादी हुई। उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहा और यह हवेली उनके प्यार की गवाह बन गई। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, तुम भी अपनी मोहब्बत को छुपा कर रखो नहीं, तो यह हवेली भी तुम्हारे प्यार की कहानी से सजेगी। श्यामा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और उनमें एक नया जज्बा भरा। वे दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार करने का निर्णय किया और उनकी मोहब्बत की कहानी इस हवेली के दीवारों में सजने वाली थी। श्यामा और अर्जुन की मोहब्बत ने इस हवेली को नए रंगों में रंग दिया और वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।